हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। हम बात कर रहे हैं विषय विज्ञान की और आज एक बार पुनः हम आपके सामने लेकर के आए हैं विषय विज्ञान का पाठ अम्ल, क्षारक और लवण। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ है और ये पाठ पूरा का पूरा कक्षा 10 में भी है। जैसे ही हमने इस पाठ को देखा तो हमने सोचा चलिए पहले इस पाठ को पढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है और बहुत सरल भी पाठ है। ये अगर आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो पूरा पाठ समझ में आसानी से आ जाएगा समस्त भैया बहनों का। और इस पाठ के जो लास्ट में जो प्रश्न हैं वो हम समझा देंगे और उसके प्रश्न उत्तर जो हैं आपको लिख करके व्हाट्सएप करने हैं। तो देखेंगे इस पाठ को, साथ ही आप लोग ये जो क्लास है इसको लाइक जो बटन है अंगूठा वाला वो दबा दिया करें, तो उससे पता चलता रहता है कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्योंकि आपसे और तो कुछ मांगा जाता नहीं है, तो इतना काम आपका बनता तो है। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि जो पाठ्य को समझने की बात आती है यानी कि पढ़ने की बात आती है तो उसमें 4 सोपान बताए गए हैं और उसमें सबसे पहला जो है श्रवण बताया गया है, यानी कि सुनने के लिए कहा गया है पहले नंबर पे। यदि आप सही से सुनेंगे तभी बात सही से समझ पाएंगे, तो इसलिए सुनना एक एक बात को बहुत ध्यान से है। तो चलिए अम्ल और क्षारक और लवण, तो इस पाठ का प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। अम्ल यानी कि अगर इसको अंग्रेजी में लिखें तो एसिड लिखते हैं। ये इतनी अंग्रेजी भी आनी चाहिए, एसिड लिखते हैं। और क्षारक की बात करें तो इसे बेस लिखते हैं और लवण को है जो लिखते हैं साल्ट लिखते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। एसिड, बेस और साल्ट, अंग्रेजी में भी इनके नाम एक बार देख लें तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये अम्ल, क्षार और लवण को अभी हम अध्ययन करेंगे। और दरअसल जो हम पदार्थ यूज करते हैं वो इन्हीं में से कोई ना कोई होता है। या तो हम अम्ल का यूज करते हैं, खाते पीते हैं, या क्षार का प्रयोग करते हैं या लवणों का प्रयोग करते हैं। तो अम्ल के बारे में आपको एक बता दें हम बात, कि अम्ल की आप पहचान कैसे करेंगे। अगर खाने पे आपको स्वाद में खट्टा लगे, कैसा लगे, खट्टापन लगे, तो फिर वो अम्ल है, पहचान जाएंगे आप, ठीक है। जैसे नींबू है तो वो खट्टा लगता है खाने पे, तो वह अम्ल का काम करता है बच्चों। और क्षारक जो होता है वो तीखा होगा या कड़वा होगा, खट्टा नहीं होगा, ठीक है। और लवण जो होता है उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, स्वाद रहित होता है, न खट्टा होगा न कड़वा होगा, कुछ नहीं लगेगा, पानी लगेगा, पानी का जैसा स्वाद होता है वैसा महसूस होगा आपको, ठीक है। तो ये मोटी मोटी पहचान अभी आपको बता दी है, आगे पाठ में देखेंगे तो जो बातें सामने आएंगी उन्हें एक एक करके समझेंगे। बहुत
आसानी से अभी हम बैठ जाएंगे और एक कप चाय रख ली है, अपनी विज्ञान की क्लास देख रहे हैं और एक कॉपी ले ली है, धीरे धीरे इसको समझते जा रहे हैं, चाय को पीते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं मुख्य मुख्य बिंदु, ताकि लास्ट में जब प्रश्न हमसे पूछे जाए तो उन प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में गुड भी लिखें। और कोई पाठ पढ़ना चाहते हैं तो उस पाठ का नाम भी कमेंट में आप लिख दें। तो चलिए इस पे हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ से शुरुआत है। विज्ञान यहीं से बात करता है डेली। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक जैसा है? चलिए इनकी सूची बनाते हैं और इनका स्वाद जो है लिखते हैं। तो ये सूची बनवाई जा रही है और इस सूची को हम देख लेते हैं। ये सारणी दी हुई है 5.1। ठीक है, तो ये सारणी जो है 5.1 दी हुई है, इसको हम देखेंगे। तो नींबू का रस कैसा होता है? तो यहाँ पे स्वाद लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख दें खट्टा, सही से लिख देते हैं खट्टा, खट्टा। ठीक है, और इस वाले को हटा देते हैं यहाँ से। तो ये खट्टा होता है, तो खट्टा लिख दिया है। संतरे का रस कैसा होता है? ये भी खट्टा होता है, मीठा भी होता है पर खट्टा मीठा कह सकते हैं। सिरका होता है, सिरका को छिरका कहते हैं घर में, तो छिरका वही सिरका एक ही बात है। ये भी खट्टी होती है। दही भी खट्टी होती है। इमली भी खट्टी होती है। शक्कर भाई मीठी होती है। ठीक है, खट्टी मीठी होती है। नमक कैसा होता है? ये तो भाई तीखा होता है, तीखा होता है। आंवला भी तीखा होता है। खाने का सोडा, अंगूर, ये भी खट्टा होता है। अंगूर एक तरीके का मीठा होता है, खट्टा भी निकल जाता है कभी कभी, तो ये खट्टे में डाल दो इसे। अंगूर को डालो भाई। ठीक है, ये भी खट्टा है और ये भी खट्टा है। तो खट्टी चीजें ज्यादा हम प्रयोग करते रहते हैं, यानी कि ये समझ लीजिए अम्लों का ज्यादा प्रयोग करते रहते हैं। इस सारणी से हमें ये ज्ञात हुआ है। अब यहाँ पे चलिए देखिए, चेतावनी दी गई है, क्या आप इन सब का स्वाद चेक कर सकते हैं? तो बगैर ऑर्डर के आप ये सब ना करें, ना ही स्पर्श करें। बहुत चीजें ऐसी हैं जो खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो इन सब का स्वाद ऐसे ही आप चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप देखेंगे कि इन में से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कड़वा, मीठा और कुछ का नमकीन है। तो क्या मैं इनका स्वाद चख सकता हूँ? नहीं। क्या आपने चेतावनी नहीं पढ़ी? अज्ञात पदार्थों को चखना नहीं चाहिए, हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये जो बातें थी, ये आपको यहाँ पे कुछ ध्यान देनी है। अब अम्ल और क्षारक के बारे में बात शुरू हो गई। ठीक है, बात उसी ओर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो दही है, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी कि एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों को रासायनिक प्रकृति जो होती है उनकी अम्लीय होती है। ठीक है, अगर इनकी प्रकृति की बात करें तो कैसी होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, ये सब प्राकृतिक अम्ल हैं। ये दही है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, ये सब प्राकृतिक है। खाने का सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि
इसमें कोई अम्ल नहीं है, तो खाने का स्वाद कैसा होता है? यहाँ पे खट्टा नहीं होता है, तो खट्टा क्यों लिखोगे यहाँ पे? ठीक है, खट्टा नहीं होता है, मतलब तीखा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा इन्होंने कहा है, तो कड़वा लिख सकते हो, कड़वा होता भी है, चेक कर लेना। इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। तो जो कड़वे हैं वो क्षार होते हैं, जो खट्टे हैं वो अम्ल होते हैं। और क्षारों की प्रकृति क्षारकीय होती है, अम्लों की प्रकृति अम्लीय होती है। दो बातें यहाँ से हमने सीख ली हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और एक बात समझ लो, ये जितने भी रस भरी चीजें हैं सब अम्लीय होती हैं भाई, ज्यादातर 95%। साबुन वगैरह ये सब क्षार होते हैं। तो बात को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कुछ भाई खतरनाक भी पदार्थ होते हैं, आप उनको चख नहीं सकते तो उनकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ और भी विधियां हैं पदार्थों को चेक करने के लिए, और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जो जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ठीक है, जैसे हल्दी है, तो हल्दी में चावल वगैरह मिलाते हैं तो रंग बदल जाता है। लिटमस पेपर आता है, गुड़हल की पंखुड़ियां हैं, आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो रंगों के आधार पे भी भाई हम पहचान कर लेते हैं ये अम्ल है या क्षार है। ऐसा है बच्चों, सबको हम ऐसा नहीं खा पी के देखें तभी पता चल पाए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं। क्या आप जानते हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में, सिरका जो है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक होता है, फार्मिक अम्ल इसमें पाया जाता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि चींटी अगर जिसने खा ली हो तो वो खट्टी लगती है, खाता तो भाई कोई है नहीं, कौन बच्चा खाएगा है, तो खा तो सकते नहीं, लेकिन कभी कभी गुड़ होती है, गुड़ मिठाई, तो बाजार से लाते हैं पापा, तो कभी कभी क्या होता है वो मिठाई के साथ में हम लोग खा जाते हैं, या कोई ऐसी चीज खा रहे हैं तो जिसमें मिली हुई थी वो चींटी नहीं देख पाई, वो खा गए, बाद में खट्टी लगी तो थूकी तो देखा अरे ये तो चींटी खा गया। तो ये ऐसा होता है कि फिर वो खट्टी होती है, उसमें फार्मिक अम्ल होता है, अम्ल खट्टे होते हैं। और नींबू है, नींबू में कौन सा है? नींबू का फल है, संतरा, नींबू, ये सब ये साइट्रिक अम्ल होते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये सब है पॉइंट। और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, आंवला है और फल है ये सिट्रस, तो इनमें अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और ये इमली है, अंगूर, कच्चे आम है, ये टार्टरिक अम्ल होता है, बहुत ज्यादा खट्टा होता है यार, मुंह में पानी आ जाता है कोई कच्चा आम खाता है तो। और ये सब कैसे हैं? प्राकृतिक अम्ल हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें यहाँ पे बता दी गई हैं, और कुछ क्षारक के भी नाम दिए गए हैं भाई बच्चों। चलिए इनको भी देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा, इसलिए अभी से पढ़िए। क्षारक का नाम, तो यहाँ पे देखिए किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है चूने का पानी में। खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब जिन लोगों को गैस बनने लगती है, गैस नहीं, तेजाब बनने लगता है, तेजाब जो होता है लोग कहते हैं अम्ल बनने लगा भैया हमें,
या एसिडिटी होने लगी तो अम्ल बनने लगता है, तो लोग यही दवा खाते हैं फिर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की दवा। तो इसमें जो है ना MgOH ये का होल ट्वाइज होता है इसका सूत्र। तो जो OH है ये क्षार होता है और जिसमें एसिड बनता है, ठीक है बच्चों, यानी कि अम्ल जिसके पेट में बनने लगता है बॉडी में, तो फिर ये क्षार वाली दवा खिलाई जाती है और अम्ल और क्षार मिलके एक क्रिया करते हैं, उदासीनीकरण क्रिया करते हैं और फिर यहाँ लवण बच्चों बन जाता है और इसमें कोई स्वाद नहीं होता, ये स्वाद रहित होता है। तो फिर ये जो दिक्कत हो रही थी, अम्ल खट्टा खट्टा लगता है आपके बॉडी में, तो फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, ऐसा होता है। तो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। वैसे तो ये कक्षा 10 में आपको विस्तृत पढ़ने को मिलेंगी चीजें, वहां हमने ज्यादा बात करते हैं क्योंकि कक्षा 10 में भी हम विज्ञान पढ़ाते ही है। तो ये विज्ञान विषय जो है बच्चों बहुत महत्वपूर्ण विषय है, चाहे आपको साइंस साइड तो रहेगी आपके पास, तो साइंस साइड रहती है तो विज्ञान रहता ही रहता है आपके पास, चाहे फिर आप आगे चल के कक्षा 11 में गणित लें या बायोलॉजी लें, चाहे आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, दोनों में ही आपके पास साइंस रहती है, विज्ञान रहता ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गणित और अंग्रेजी को तो हम लोग कोचिंग पढ़ लेते हैं, कवर करने की कोशिश करते रहते हैं, घर पर भी पढ़ते हैं, उसकी कोचिंग भी पढ़ लेते हैं, तो गणित और अंग्रेजी तो कवर कर लेते हैं, पर विज्ञान जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता है, उसमें कहीं ना कहीं छूट दे देते हैं और फिर वो बच्चों का होने लगता है कमजोर। और चूंकि ये विषय तो सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपको अभी से ध्यान देना चाहिए इस पर। अब बात करेंगे हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो है इन्हें लिटमस कहते हैं, प्राकृतिक रंजक। तो सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है तो लाइकेन है, इसको हिंदी में सैक कहते हैं, इससे निकाला जाता है। आंसू जल में इसका रंग माव यानी कि नील सोण होता है, नीला होता है, ऐसे समझ लो हल्का। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, ऐसा रख दिया यार रंग का नाम। तो ये कहने का मतलब इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और जब इसको अम्लीय विलयन में मिलाते हैं, ये कागज होता है एक तरीके का, इससे पौधे से बनाया जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जब लिटमस को, नीले लिटमस को अम्ल में डुबोते हैं तो रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है, ठीक है। तो और क्षारीय में मिलाया जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, बिल्कुल। ये विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। छोटी छोटी पट्टियां वैसे आती हैं जिनका प्रयोग हम लाइब्रेरी में कराते रहते हैं, इन्हें लिटमस पत्र कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में आता है, लाल भी आएगा और नीले भी, दो रूप में आता है ये, ठीक है। तो ये प्रयोग करने के लिए आता है। तो ये प्राकृतिक जो है सूचक है, सूचक है, ठीक है। तो ये पौधा दिखाया गया है लाइकेन का, कुछ ऐसा ही कलर होता है, इससे कुछ डिफरेंट रहता है भाई, इसमें पौधे का कलर ज्यादा ग्रीन है ये। हाँ, ये पट्टियां रहती हैं, ये हमारी लाइब्रेरी में भी रखी हुई है। इसको अम्ल में डालोगे तो ये लाल हो जाएगा और इसको क्षार में डालोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, एक दूसरे में ये बदल जाते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये इसको ये प्रयोग कराया गया है यहाँ पे, क्रियाकलाप 5.1। तो इसको पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं, इसको तो करने की आवश्यकता है। लास्ट में पाठ खत्म होगा तो अभी हम प्रयोग करके दिखा देंगे, ठीक है। एक प्रयोग करके दिखा देंगे, वो समझ लेना, ज्यादा कठिन नहीं होते हैं। प्लास्टिक या पाली कटोरी पर नली में नींबू का रस लें, उसमें थोड़ा पानी मिलाएं, फिर ड्रॉपर की सहायता से विलयन की बूंद को, उसका जो नींबू का रस है उसको यहाँ पर डाल दें।
तो ये कैसा हो गया है भैया, लाल हो गया है। तो ये लाल अगर हो जाता है तो उसमें एक पट्टी भी निकलती है बच्चों, उस पे सभी रंग दिए होते हैं। और कौन सा रंग जो होता है, तो एक बात और समझ लो, यहाँ पे हम आपको पूरी बात अब समझा दें कैसे इसको पता चलेगा। तो इसको हटाते हैं, साफ करते हैं। तो एक बात और आपको इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं, एक पैमाना होता है, ठीक है। तो एक बात और सीख लो यहाँ पे, और इस पे जीरो से लगाकर ये 1 2 3, एक लिखा नहीं, लिख देते हैं यहाँ 4 5 6 7, ऐसे 14 तक अंक होते हैं। और 0 से 7 पीएच मान होता है, पीएच मान, ठीक है। तो अगर 0 से 7 के मध्य है तो वो अम्ल होता है, ठीक है। और अगर 7 से 14 तक है तो वो क्षार होता है। और अगर 7 है 7 तो फिर वो उदासीन का होता है। तो ये दो बातें, तीन आप ध्यान रखें। अगर किसी का पीएच मान 0 से 7 के मध्य है तो वो अम्ल होगा, ठीक है। और अगर 7 से 14 है तो वो क्षार होगा। और अगर 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखेंगे इसको। चलिए, अब जो ये पत्र है, तो यहाँ पे जो कलर है उनके एक, जो बाजार में हम लाते हैं खरीद के, तो उसमें पट्टी निकलती है बच्चों, और उसमें विभिन्न रंग होते हैं, ऐसे ऐसे रंग होते हैं, अलग अलग रंग होंगे। यहाँ पे हमने तो भाई एक ही रंग चला दिया है, बट उस पट्टी में अलग अलग रंग होंगे ऐसे, ठीक है। और भी रंग ले लें, कुछ अलग अलग रंग होते हैं ऐसे। तो अब इन सब का पीएच मान लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सभी रंगों का पीएच मान लिखा जाता है बच्चों। और ये जो जैसे लाल है, अब ये लाल जो है, तो ये पीएच मान हम उसमें देखेंगे कैसा रंग है, और उस रंग से पट्टी का रंग देखेंगे, और रंग के आगे ये अंक लिखे होंगे। तो वो अंक लिखे होते हैं, फिर वो अंक के अनुसार हमें पता चल जाता है। अगर पता चला लाल रंग जो है 5 के सामने है, 5, तो हम समझ जाएंगे पीएच मान इसका 5 है। और अभी हमने बताया 0 से 7 वाला क्या होता है, अम्ल होता है। और 7 से 14 वाला क्या होता है, क्षार होता है। और 7 वाला उदासीन होता है। तो फिर यहाँ से हमें पता चल जाता है कौन सा अम्ल और क्षार है। तो यही प्रयोग है पूरा, ये पढ़ने की आवश्यकता आपको है नहीं, ठीक है। यही पूरी बात है। ये विभिन्न पदार्थों का आप चेक कर सकते हैं, अभी हम कुछ पदार्थों का चेक करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है, ये प्रयोग है, दरअसल करना है इसको, पढ़ने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये क्रियाकलाप यहाँ पे 5.2 बताया गया है। हल्दी भी एक क्या है, ये अन्य प्राकृतिक सूचक है, ये हो। चलिए क्रियाकलाप 5.2, एक चम्मच हल्दी का पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए, ठीक है। अब स्याही, सोख्ता या फिल्टर पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बना लीजिए। एक कागज लीजिए और उस पर क्या करिए, हल्दी खूब चुपा दीजिए, रगड़ दीजिए, तो वो एक पेपर बन जाएगा, हल्दी पेपर है। और उसकी पतली पतली पत्र की पत्तियां काट लो, यानी कि ये भी एक लिटमस पत्र तैयार हो गया। फिर क्या करो, हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम करके आपको दिखा देंगे किसी दिन टाइम निकाल के। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो आप क्या देखते हैं, तो इस प्रकार विलयनों का परीक्षण कीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिए और देखिए फिर क्या होता है, ये कह रहे हैं। तो हल्दी के द्वारा ये परीक्षण करने के लिए बताए जा रहे हैं। तो इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, घर पे बैठेंगे तो भाई इनका परीक्षण करेंगे। आप कर सकते हो, ठीक है। एक हल्दी का पेस्ट बनाओ, एक प्लेन पेज लेना, उस पे हल्दी खूब रगड़ना, फिर पतली पतली पट्टी काट लेना, ठीक है। फिर उस पे नींबू का रस डालना, देखना कौन सा रंग आता है, फिर संतरे का डालना, ये सब इकट्ठी करना चीजें, फिर यहाँ रिजल्ट बनाना, ये सारणी जो है पूरी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये प्रयोग है, विज्ञान में प्रयोग ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है,
ये देखिए हल्दी का पेस्ट बनाया इन्होंने, कागज पे खूब रगड़ा और चूने का पानी डाला तो ऐसा रंग हो गया, पीला हो गया। ठीक है, तो ये पीला हो गया। तो और कुछ परीक्षण करने की बात की गई है। और भी सूचक हैं, हल्दी सूचक था, ऐसे ही ये गुड़हल सूचक भी है। सूचक किसके, अब गुड़हल लिए की बात की जा रही है। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। ठीक है, और मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। ठीक है, इसकी 5-5 बूंदें इस प्रकार विलयन में मिलाइए। अब शैम्पू लो भैया, उसमें 4-5 बूंदे मिला दो, फिर देखो उसमें कौन सा बाद में रंग पहले कौन सा था और कौन सा बाद में हो गया। तो ऐसे ही इसके द्वारा इस सूचक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसे पीस लो, इसका रस बना लो और फिर क्या करो, ये 4-5 बूंदे मिलाते रहो सभी में, इन सभी में। ठीक है, ये प्रयोग करें घर पे। और यहाँ पे प्रारंभ में देख लेना कैसा रंग है और बाद में इसको मिलाने के बाद कैसा रंग आ रहा है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये कहने का मतलब इसको परखने के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं, उनकी बात की जा रही है। सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। तो समझ लो कैसा प्रभाव आएगा अगर आप प्रयोग करेंगे, तो ऐसा प्रयोग आएगा। अगर जैसे अम्लीय है तो गुड़हल के पुष्प का सूचक क्या करेगा, जो अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी बना देगा, और अगर क्षारीय है तो हरा बना देगा। ऐसा आएंगे, हरे आएंगे, गहरे हरे आएंगे, हल्के हरे आएंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है, जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते हैं। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करेंगे। ऐसा नहीं भैया बाजार से खाने का सोडा ले आया, इसी रख दिया, अब बैठे पड़े देख रहे कुछ परिवर्तन नहीं रंग में हो रहा। अरे यार कैसे परिवर्तन होगा? अरे घोलोगे ना तब परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन करने के लिए, इसीलिए गलती ऐसा करते हैं बच्चे। तो विज्ञान ने ये सारी बात बता दी है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर ये देखिए प्रयोग दे दिया गया है यहाँ पे। दिल बाग बाग हो गया इसको देख के। अब ये गुड़हल से बनाया गया रस था। ठीक है, और ये नींबू का रस वगैरह कुछ होगा उसमें मिलाया गया, तो फिर ये कैसा हो गया, कुछ ऐसे हो गया पीले रंग का। ठीक है, और ये गुड़हल का रंग कैसा था, ऐसा था कुछ, सूचक ये है। ठीक है, और ये अगर इसमें कोई साबुन वगैरह में के उसमें मिलाया गया तो फिर ये हरा हो गया। तो ये ऐसा कलर आ गया तो समझ लेना ये क्षार है, क्षारक है। और अगर ये ऐसा कलर आया है तो समझ लेना भैया ये अम्ल है। ठीक है, तो पूरी बात यहाँ पे खोल के समझा दी गई है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये चूने का पानी है। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपको चीजें मिल नहीं पाएंगी, तो ये प्रयोग आप कर नहीं पाओगे। वैसे घर के प्रयोगशाला में ये चीजें हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो करके दिखा देंगे। अब हम बात करेंगे 5.3 उदासीनीकरण। अब ये उदासीनीकरण क्या है? हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये लाइन रट लो बिल्कुल भाई। आइए अब देखते हैं कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है, यानी कि अम्ल को ही क्षार में मिला दे तो क्या होगा। तो हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, और इसे फिनाप्थलीन कहते हैं। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है और लैबों में ज्यादातर यही मिलेगा, प्रयोगशाला में यही मिलता है फिनाप्थलीन ज्यादातर।
हम भी इसी का प्रयोग कराते रहते हैं बच्चों को। तो अभी देखिए, शिक्षक या शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और इन सब के प्रयोग भैया कराएं। तो ठीक है, ये तो वही क्रिया क्लास में हो पाएंगे। ये क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों को बताया जाना चाहिए। ये नया क्रियाकलाप जो है क्या है, किसी प्रकनली के 1/4 भाग को, प्रकनली जो है अभी दिखाई गई थी, ऐसी नली जो थी कांच की होती है, तो प्रकनली कहते हैं बच्चों। तो 1/4 भाग को तन्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए, इसका रंग नोट कीजिए, फिनाप्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। तो पहले आप क्या करोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर लो उसमें, परखनली जो है साफ करो। जैसे जैसे परखनली है तो इसमें 1/4 का मतलब है 4 भाग काली छोड़ दो, 1 भाग यहाँ पे HCl भर लिया आपने, ठीक है, HCl भर लिया। अब क्या करोगे भाई, इसका रंग नोट कर लो, कॉपी पेन लेके खड़े हो, ठीक है, इसका रंग नोट कर लो। और फिनाप्थलीन है विलयन, एक परखनली में क्या करोगे, फिनाप्थलीन लोगे, ठीक है, तो इसमें फिनाप्थलीन का रंग नोट कर लो। अब इसमें से ये 2-3 बूंद करके अम्ल में मिलाइए, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको देखना है। रंग मिलाइए तो फिर क्या होगा, परखनली को धीरे धीरे हिलाइए, क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक है। क्या अम्लीय विलयन में एक ड्रॉपर आता है, जैसे ड्रॉप लाते हैं बच्चों को, वैसा ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डाल दो, परखनली को धीरे धीरे हिलाइए, क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से इधर नहीं आना था, जरा ध्यान दें, यहाँ पे गलत अभी हम लोग चले गए, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो यहीं से पढ़ना है। तो 1 बूंद मिलाएंगे, क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है, विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ये जो विलयन होगा वो गुलाबी हो जाएगा भाई। अब तो यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनाप्थलीन गुलाबी रंग देता है। अब फिनाप्थलीन क्या करेगा, जब विलयन क्षारीय होगा तो कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो रंगहीन रहता है, ठीक है, और अगर अम्लीय है तो कोई परिवर्तन नहीं रंग में करेगा फिनाप्थलीन। तो जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। अब ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान दें। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है ना ही क्षारकीय रहती है। अम्ल और दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा और स्वाद में भी कोई परिवर्तन नहीं हो, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई स्वाद नहीं दिखाई देगा, पानी के रंग का हो, पानी का जैसा रंग हो जाएगा और पानी का जैसा स्वाद है वैसा ही हो जाएगा जैसे जल का स्वाद होता है। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें, आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या अनुभव किया। उदासीनी की अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ठीक है, निर्मुक्त ऊष्मा बाहर निकलती है तो अभिक्रिया का जो मिश्रण है ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है और जो नया पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, अम्ल क्षार को बनाओगे तो लवण बनेगा। अम्ल लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन
प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निकलते हैं। तो ये एक बात हो गई है। अब यहाँ पर से ये तो 5.5 क्रियाकलाप है, लेकिन यहाँ पर 5.4 क्रियाकलाप भी पढ़ लो। ये शिक्षक चित्का से अपेक्षित है कि ये इन सबके ये प्रयोग जो है आपको कराने हैं, हाइड्रोक्साइड ये सब लेके। तो ये नीचे तक गया है भाई, यहाँ तक, ठीक है, ये नीचे तक आया है, इसको पढ़ लो एक बार। इन सब के प्रयोग कराने हैं। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको कोई रंग में परिवर्तन दिखाई देता है तो थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? निरंतर थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके मिलाते रहें, लाते रहें तो हल्का गुलाबी रंग आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद मिला दीजिए। क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल क्षार मिलाओगे तो भैया ये देखो जरा, यहाँ पे अम्ल क्षार मिलाओगे तो लवण और जल बनेगा। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। Cl मिलाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ, यानी कि ये अम्ल है, ये क्षार है, तो ये बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक समीकरण भी ध्यान रखनी चाहिए। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की हो गई, यानी कि लवण की हो गई। अब ये अम्लीय वर्षा की बात यहाँ पे कर दी गई है। अम्लीय वर्षा से आप परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिग्रस्त प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाती है, पूरी बात इन्होंने बता भी दी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 है, जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा से क्या प्रभाव पड़ता है? तो भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचती है। तो ये अम्ल मिल जाते हैं। और ये जो गैसें हैं, इसीलिए इसमें घुल जाती हैं पानी में, तो ये फिर क्या हो जाती हैं? ये हो जाती हैं अम्लीय वर्षा को जन्म दे देती हैं, अम्लीय वर्षा बना देती हैं। अब दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण अपाचन यानी कि अपच की बात कर रहे हैं। जब खाना, देखो हमारे शरीर में बच्चों क्या होता है, जो हमारा पेट होता है, ठीक है, उसमें भोजन ये जाता है और यहाँ पे पचता है, तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता रहता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं, कीटाणुओं को मारता है, प्लस भोजन पचाने में भी सहायता करता है, ऐसा है, ठीक है। तो हमारे आमाशय, पेट को कहते हैं आमाशय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपच हो जाती है। कभी कभी अपाचन लिखा इन्होंने, काफी कष्टदायक होता है। इससे मुक्ति पाने के लिए दूधिया मैग्नीशियम, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हमने बताया था, जैसा ये प्रतिअम्ल मिला देते हैं, यानी कि ये क्षार होता है, ठीक है। और HCl क्या होता है? अम्ल होता है। इसमें क्षार मिलाओगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, लवण बन जाएगा। तो इसका प्रभाव जो अम्ल आपको खट्टा खट्टा पेट में डकारे मारता रहता था, फिर वो नहीं मारेगा, जिससे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
जिसमें मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है, यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है, ओवरऑल उदासीनीकरण अभिक्रिया कर देता है भाई। जो खट्टापन आ रहा था वो सब क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब देखिए क्या है मृदा उपचार में। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, देखो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये, अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है। तो उसमें अम्ल ज्यादा हो जाए तो क्षार मिलाओ, जैसे क्षार इसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं। यदि क्षार ज्यादा है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल छोड़ देते हैं, जो उसकी क्षार की प्रकृति को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो सिंपल सी बात ये है भाई, एक बात आपको रामबाण याद रख लो। क्या रामबाण याद रख लो? रामबाण फार्मूला ये है कि किसी अम्ल में आप मिलाओगे क्षार तो फिर वहां पे बनेगा लवण और जल भी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया। उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं, ये बात पता कर लो, ध्यान रखो। अम्ल होता है कैसा, खट्टा। कैसा होता है बच्चों, खट्टा। और क्षार कैसा होता है, ये होता है कड़वा। कैसा होता है ये, कड़वा। तो अगर इन दोनों को आपस में मिला दो फिर ये कैसा बन जाएगा, ये लवण बन जाएगा। इसका कोई स्वाद नहीं होगा बच्चों, पानी की तरह होगा ये स्वाद इसका। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, अभी कहा गया है कि यदि शरीर में HCl अम्ल है और अगर ये अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइज ये टैबलेट दी जाती है। और ये OH से पता चलता है ये क्षार है, यानी कि अम्ल शरीर में बनने लगे तो टैबलेट कौन सी दी जाएगी, क्षार युक्त टैबलेट दी जाती है। तो फिर अभिक्रिया उदासीनीकरण की हो जाती है। और जो शरीर में समस्या थी, चुभन होने लगती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो फिर यहाँ पे लवण बन जाता है और वो ये प्रभाव सब खट्टापन समाप्त कर देता है। चुभन है, दर्द कुछ भी नहीं महसूस होता है। तो ये बात थी। ऐसे ही अगर भाई आपके खेत है, मिट्टी है, अम्लीय वर्षा ज्यादा हो गई तो अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई, तो अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई तो कुछ क्षार वाली चीज मिलाओगे आप उसमें, जैसे बुझा हुआ चूना आप मिलाओगे। ठीक है, तो फिर वहां उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी और मिट्टी सही आ जाएगी। और भाई अगर आपकी मिट्टी में खेत की क्या ज्यादा हो गया है, क्षार हो गया है ज्यादा, तो फिर उसमें जैव पदार्थ आते हैं, उनको मिलाया जाता है और वो क्या करते हैं, इसमें भाई अम्ल छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं, अम्ल छोड़ते हैं। और फिर क्या होती है, फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है और क्या बन जाते हैं, लवण बन जाते हैं। तो इस तरीके से मेंटेन कर दिया जाता है चीजों को, है। हाँ, वैज्ञानिक लोग ऐसा करते हैं भाई बच्चों। तो यहाँ पे एक हेडिंग ये रह गई है, ये चीनी का डंक भी इधर था नीचे, ये समझ लो। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। ठीक है, चींटी का डंक होता है, टंक बोलते हैं हम लोग, हैं। तो उसमें क्या डाल देती है, अम्ल डाल देती है। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। और डंक के प्रभाव को क्या करते हैं, खाने का सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो ये अम्ल छोड़ती हैं, तो इसमें ये ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे आप क्या करोगे, क्षार वाली चीजें रगड़ दो तो फिर वहां भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, है। खाने का सोडा है या आप थोड़ा साबुन लो, वहां पे रगड़ो तो फिर वो आराम मिल जाएगी आपको। ऐसा करना चाहिए। अब ये मृदा उपचार की बात हमने कर ली है। कारखानों का अपशिष्ट,
तो कारखाने के अपशिष्ट से समस्या होती है। अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशय में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों का जीवन नष्ट कर हो जाता है। अतः कारखाने के अपशिष्टों को जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थों में डाल दें। ठीक है, अम्ल वगैरह है तो उसमें क्षार मिला दो, फिर वही छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत ज्यादा होगी नहीं। तो अब आपने इसमें प्रमुख शब्द यूज किए गए इस पाठ में, अब इनको आप समझ लो, ये इंपॉर्टेंट शब्द आए। अम्ल, अब अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सूचक, ये अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदासीन विलयन, अम्ल और क्षार के मिलाने से उदासीन विलयन बनता है और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। लवण, अम्ल और क्षार के मिलाने से प्राप्त होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने ये क्या किया है, आपको बता दिया है। और इनके बारे में हेडिंग डालें, एक एक लाइन लिख भी लें। ठीक है, और वीडियो को वापस थोड़ा करके पुनः देख लें क्या बताया गया है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। उनको स्पर्श साबुन जैसा होता है, चिकना होता है कुल मिला के। तो और भी चीजें महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो इनको पहले एक बार हम पढ़ देते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर लें, चलिए। ये बिंदु जरूर पढ़ा करें, किताब में दिए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये बहुत बार हेडिंग आती रहती है, पूछे जाते हैं। अब जैसे अम्ल है बच्चों, एक हमने जुगाड़ बना रखी है, आपको भी बता दें, हो सकता है काम चल जाए आपका भी। तो ये अम्ल है। अम्ल क्या कर देते हैं? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करेंगे? लाल करेंगे। किसको? ये नीले लिटमस को, नीले लिटमस को ये लाल करते हैं। ठीक है, तो ये दो अम्ल में लालाष्ट में आता है और यहाँ पे भी लालाष्ट में आता है। तो अम्ल जो है लाल कर देते हैं और इसमें भी लास्ट में ला आता है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन ध्यान रखा है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये लाला को भाई ध्यान रख लो, यहाँ भी लाल, यहाँ भी लाल, यहाँ भी लाल। तो इस लाल को ध्यान रखो, एक ध्यान रखो, फिर दूसरा अपना ध्यान अपने आप ध्यान रहेगा। क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला करेंगे। ठीक है, एक ध्यान रखो आप। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सूचक की परिभाषा हो गई। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये क्या है, अम्लीय लवण क्या होगा? उसमें अम्ल ज्यादा कर दो तो अम्लीय लवण बन जाएगा। क्षारकीय लवण में क्षार ज्यादा कर दो। और उदासीन प्रकृति का बनाना है तो दोनों की मात्रा बराबर रखो। किन दोनों की? अम्ल और क्षार की, दोनों की बराबर रखोगे मात्रा, तो फिर वो क्षारी उदासीन प्रकृति का हो जाएगा विलयन। पानी जैसा जल का स्वाद होता है वैसा हो जाएगा। तो ये अभ्यास प्रश्न है भाई, और हम आपको बता देते हैं ये प्रश्न आपको करने हैं और व्हाट्सएप पे जो है उनके उत्तर लिख के भी भेजने हैं, और बहुत शॉर्ट में एक एक लाइन में उत्तर लिखने हैं। तो अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे और क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। एक ही अंतर बता दो बस। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के अपमार्जकों में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब भाई लाल को क्या करेगा? नीला। तो ये इसकी प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति क्षारक की, क्षार वाली होगी, यानी कि क्षार की प्रकृति होगी। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो भाई गुड़हल है। ठीक है, तो गुड़हल आप लिख दो। तमाम यहाँ पे दिए गए थे प्राकृतिक
तो क्या उपयोग है, तो ये पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि करेंगे। भाई आसुत जल जो होता है, आसुत कहते हैं शुद्ध जल को, और ये कैसा होता है, उदासीन होता है। और इसका पीएच मान जो होता है बच्चों 7 होता है, 7 पूरा। और 7 जिसका पीएच मान होता है वो उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, तो इसका टेस्ट कर लें। भाई टेस्ट करेंगे तो इसका रंग जो है कोई रंग नहीं आएगा, जैसा होगा वैसा ही रंग रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदासीनीकरण के प्रक्रम को उदाहरण देते हुए समझाओ। तो उदासीनीकरण भैया आप लोग लिख लें HCl, ये अम्ल ले लें, ये क्या है HCl क्या है, अम्ल है, और प्लस NaOH क्या है, ये क्षार है। ठीक है, ये OH जहां दिखाई दे समझ लेना क्षार होता है ये। तो इसमें से विक्रिया करा दो तो NaCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उदासीन के उपकरण के प्रक्रम को उदाहरण देकर समझाओ, समझा दिया। अम्ल और क्षार के मिलाने पर उदासीनीकरण की विक्रिया होती है, और ये विक्रिया हो गई। ठीक है, तो इसको लिख देंगे। तो ये आपको प्रश्न हल करने हैं। चलिए और देखते हैं, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी लगाएं, टी का मतलब ट्रू, और गलत है तो एफ लगाएं, यानी कि फॉल्स। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो नाइट्रिक अम्ल जो है नीला करेगा, तो ये भाई फॉल्स होगा, नीला नहीं करेगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल करेगा, तो क्षार जो होते हैं वो लाल नहीं करते हैं और अम्ल नीला नहीं करते हैं, तो इसीलिए गलत है। अम्ल जो होते हैं वो लाल कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण जल बनाते हैं, तो ये तो एग्जाम्पल अभी हमने दिया था, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, जल लवण जल बनाएंगे। अब यहाँ पे सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय क्षार की विलयनों में विभिन्न रंग दिखाता है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये टी बना दो इसके आगे। और दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। दंत क्षय वैसे तो बेटा ये अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, ये अम्ल के बारे में, HCl अम्ल हमारे पेट में बनता है और भैया ज्यादा बनने लगता है। अभी हमने इस पे ज्यादा बात की नहीं है, हाई स्कूल में ज्यादा बात करते हैं। तो बच्चों लोगों के दांत जो होते हैं वो सफेद से पीले पड़ जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं ज्यादा अगर अम्ल बनने लगे, हड्डियां तक गलने लगती हैं, अंग खराब होने लगते हैं, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये दंत क्षय जो होता है अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये प्रश्न आपको करने हैं। और एक दो प्रश्न आपको, ये देखो समझाने वाला प्रश्न है भाई, इसमें है कुछ नहीं। देखो दरोगा जी हैं, ये दोरजी लिख दिया इन्होंने। रेस्टोरेंट यानी कि होटल में शीतल पेय की कुछ बोतल लेते हैं, बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है, कोई चिन्ह नहीं लगा है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय देना है, परोसना है। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दरोगा जी कैसे तय करेंगे कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को दें? तो देखिए इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए बेटा हमें दिया गया है सूचक। ठीक है, फिनाप्थलीन है या गुड़हल है, तो उसमें से एक बूंद डाल के देख लें। ठीक है, तो अगर लाल हो जाता है रंग तो वो अम्ल का काम करेगा, नीला हो जाता है तो क्षार का काम करेगा, और बोतल में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता मिलाने के बाद तो वो उदासीन है। तो ये आप चेक करेंगे। ठीक है, फिर देंगे दुकान, तभी चल पाएगी आपकी। और कितने प्रश्न हैं इसमें? प्रश्न तो काफी हैं, नहीं नहीं यहीं तक है, तो इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, समझाइए आप, ये बात है ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अल्पता से पीड़ित हैं, अति अम्लता से पीड़ित हैं, तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो भाई देखिए यही तो बात हम बार बार समझा रहे हैं। अति अम्लता का मतलब HCl ज्यादा बनता है, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइज ये गोली लेते हैं क्षार वाली, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है, जिससे दिक्कत नहीं होती है। तो ये कारण है। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, क्योंकि उसको लगाने से ये अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें क्षार होता है।
ठीक है, तो ये भी बात हो गई। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। ठीक है, अम्ल है तो उसमें क्षार मिला के छोड़ दो, तो जीवन जो है, जीव जंतु मछली वगैरह है तो उन पे कोई दिक्कत नहीं होगी, पेड़ पौधे भी सही बने रहेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे प्रश्न हैं। अगर ये बेटा ये इन प्रश्नों को आपने सही से समझ लिया, एक एक बात को ध्यान से सुन लिया, तो आप कर पाएंगे और आगे बहुत आराम होने वाली है आपको। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि NaOH है, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी कैसे पहचान करेंगे? तो कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है इसमें, 2 बूंद डाल देंगे हल्दी में इसके, देखेंगे लाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें नीला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो जैसा प्रयोग में आएगा वैसा दे बता देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न प्रयोग वाला है दरअसल। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया जाता है तो यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो भाई जैसा है वैसा रहता है, तो यानी कि फिर वो उदासीन है, उदासीन में नो परिवर्तन। ठीक है, प्रकृति क्या होगी? उदासीन। अब इन वाक्यों को पढ़ो, ध्यान दो। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित कर सकते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों क्या करते हैं? सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित करते हैं। देखो, सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, सूचकों के रंग के तो परिवर्तित करते हैं। ठीक है, पर सभी को परिवर्तित नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये तो गलत बात हो गई भाई, परिवर्तित कर देते हैं। यदि यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है, तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है, ऐसा तो देखने को मिलता है। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, और एक पॉइंट है, ये भी पढ़ लें एक दो। तो इसमें से ये कौन से सही हैं कौन से गलत हैं ये बताने हैं। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, तो ऊपर से लिखे वक्तव्यों में कौन सा सही है? तो हमें तो ये सही सिर्फ डी सही लगा है। ठीक है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक पर निर्भर करता है, सूचक पर निर्भर करता है, अलग अलग सूचकों में ऐसा रहता है। अब कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो अम्ल के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो ये तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात सही है डी वाली, कि अम्ल ये जो है सूचक के प्रकार पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे ये बात हो गई है पूरी। तो बाकी जो है चीजें आप स्वयं से पढ़ें भाई, अपना करें, और कुछ करने वाली ज्यादा चीजें हैं नहीं। तो यहाँ पे आज अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर आप समझें और आपको इसके लिए आपने इतनी मेहनत की भाई, तो थैंक यू। अगर चैप्टर समझ में आए तो कमेंट में गुड लिख दिया करें, GOOD। अगर स्पेलिंग नहीं पता है तो यहाँ से देख लें भाई। ठीक है, अभी हमने कहा था भाई अम्ल और क्षार का कुछ आपको वो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? प्रयोग दिखाएंगे। तो प्रयोग आपको हम दिखा दें क्या? तो चलिए प्रयोग और देख लेते हैं, एक दो प्रयोग करके दिखा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास हो जाएगी आप आज की। प्रयोग को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक बीकर है ये, और ये जो बीकर आप देख रहे हैं इसमें अभी कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, तो ये खाली बीकर है, इसको बीकर कहते हैं, कांच का होता है ये। ठीक है, होता है ग्लास की तरह ही है, किंतु ये कांच का होता है। इस पे मात्रा भी लिखी मिलेगी आपको, ये आप देख सकते हैं, ये 350 ml का है ये। ठीक है, तो ये निशान दिए हुए हैं, ये 50 ml, 150 ml और ये 250 ml, और यहाँ पे ये 350 ml।
का है, तो इस पे हम अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, पहले हम यहाँ पे जल ले लें। जल नहीं, हम लेते हैं यहाँ पे, जल का कोई काम है नहीं, एसिड ले लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं। तो आप एसिड अम्ल कौन सा लेंगे, एस्टिक अम्ल लेंगे, तो एस्टिक अम्ल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल को थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा ये यहाँ मिला लेते हैं। तो ये एस्टिक अम्ल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस्टिक अम्ल जो होता है, इसका सूत्र ये होता है CH3COOH। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, यहाँ पे देखो ये लिख के आ रही है 0.0045 हो चुकी है, और वजन भी इतना हो चुका है। तो ये चीजें यहाँ पे लिख के दिखा दी जाती हैं, इतना ml जल भी है इसमें, क्योंकि ये जल में ही घुला हुआ होता है। थोड़ी स्पीड बढ़ा दें तो जल्दी हो जाए थोड़ा। तो चलिए इसको हटाते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। कितना ले लिया जाए, 50 ml ले लिया जाए, और बढ़ा दें स्पीड। 50 ml ले लिया हमने, लगभग 50 से ऊपर ही हो गया है। ठीक है, ये एस्टिकेटर वैसे कम ही लिया जाता है प्रयोगशाला में, 4-6 बूंदे ही आवश्यकता होती है, यहाँ हमें दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा ले लिया। अब हम क्या लेंगे, सूचक लेंगे, यानी कि इंडिकेटर लेंगे। इंडिकेटर ये है। अब देखो कौन सा इंडिकेटर लोगे भाई, तो इंडिकेटर इसमें बहुत सारे हैं। ये एक लिक्विड सॉप है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, फिनाफ्थलीन ये है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लें। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लिया, अब इसमें ये क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मिला दिया है। बस कीजिए, बहुत मिला रहे हो भाई। तो ये अभिक्रिया होते दिखाई गई है। हाँ, और आप देख लीजिए इसका रंग भाई कैसा हो गया है, ये रेड हो गया है। तो वहां पे इंडिकेटर के ऊपर रंग लिखे होते हैं, एक पर्ची निकलेगी, तो ये लाल रंग जो होता है, अभी हमने बताया था, ये भाई अम्ल का काम करता है। ठीक है, अम्ल का काम करेगा ये लाल रंग जो है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें पता होना चाहिए था कौन सी अभिक्रिया हुई है, तो उससे कोई मतलब है नहीं हमें। तो लाल रंग ये बता रहा है कि ये अम्ल है। ठीक है, तो इस कौन सी अभिक्रिया हुई उससे कोई लेना देना नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेस की, यानी कि अब हम ले रहे हैं क्षार भाई, ये हमारा है तो इसमें क्षार ले लेते हैं। अब बताओ कौन सा क्षार आप लेंगे, NaOH लेंगे या कोई दूसरा लेंगे। चलिए ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसी की बात हुई थी, उन्होंने कहा था इसका प्रयोग करके दिखाना। तो ये क्षार हमने ले लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ बीकर में भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। जब प्रयोगशाला में तो भाई 2 ही क्षार होते हैं, ये तो हम देखो डिजिटल कर रहे हैं प्रयोग समझाने के लिए, तो दिखाने के लिए थोड़ा यहाँ ज्यादा ले लेते हैं। 50 ml हो गया है, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, 50 ही रखेंगे। ठीक है, 50 हो गया ये। अब हम यहाँ पे इंडिकेटर लेते हैं। इंडिकेटर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं भाई, यहाँ पे देखिए ले लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लें। चलिए मिलाइए इसको। तो ये देखिए
अगर लाल हो जाता तो अम्ल होता, लेकिन ये कैसा हो गया है, देखिए जरा, ये ग्रीन से मिलता जुलता रहता है कलर। एक ये ग्रीन तो नहीं है, लेकिन ये ब्लू कह सकते हैं, ठीक है। तो लाल से अगर मिलता जुलता रंग रहे, नारंगी रहे, तो वो अम्ल होता है। और ग्रीन या ब्लू रहे, इससे मिलता जुलता रहे, तो फिर वो रहता है क्या रहता है, फिर वो क्षार रहता है। और ये क्षार ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पहले ही पता है, लेकिन पहचान करने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, पहचान करना सीख रहे हैं। तो ये क्षार है। और बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता करनी है, तो पीएच पट्टी मिलती है, तो उससे मिला लो, इसका सही से वैल्यू पता हो जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर है, ये ऐसी पट्टी निकलती है, उस पे पीएच मान भी लिखा होता है, ठीक है, उसके कलर के आगे। और मिला लो किस मैच से कलर कर रहा है, तो ये ऐसे टेस्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक और टेस्ट करके आपको दिखा दें। यहाँ पे चलिए आप किसका करते हैं, एक और बेस का कर दें। यहाँ पे हम ले लेते हैं, अब यार देखिए यहाँ पे हमारे पास अ, ये NH4OH है, चलिए NH4OH है, ठीक है। और इसको ले लेते हैं NH4OH को, ठीक है। थोड़ा जल्दी बढ़ा दें तो टाइम कम खर्च होगा। ml सामने रखा करें, ml सामने रहता है तो फिर उससे फिर ठीक है, इतना हो गया, इतने से ही हो जाएगा टेस्ट। बंद कर दें बिल्कुल। तो ये हमने ले लिया है क्या, NH4OH। अब हम इसमें इंडिकेटर लाते हैं, और इंडिकेटर यहाँ पे कौन सा लाते हैं, यूनिवर्सल वाला ले रहे थे, वही लग लेते हैं। चलिए अब हमने इसमें मिलाना शुरू किया, तो लगभग उसी से मिलता जुलता रंग यहाँ पे भी आया है। तो इस तरीके के अगर रंग आएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्षार कहलाएगा, ठीक है। अब एक हम टेस्ट कर देते हैं इसका, अम्ल का एक टेस्ट रहेगा, अम्ल का। तो अम्ल का टेस्ट यहाँ पे कर देते हैं, और हम अब लेंगे एसिड। चलिए एसिड, कौन सा एसिड लोगे भाई, HCl की बात हो रही थी, चलिए HCl को उन्होंने कहा था करके दिखाना भाई, अध्यापक करके दिखाएंगे ये कह रहे थे, तो करके दिखाते हैं। HCl की मात्रा हम ले रहे हैं, और तेजी बढ़ा दें। लो, हो गया कम। तो ये हो गया काम, काफी हो गया है, 50 ml से ऊपर हो गया है ये। अब इसमें क्या करोगे, इसमें इंडिकेटर मिलाएंगे, यानी कि सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिला देते हैं। तो चलिए मिला देते हैं। तो ये देखिए रेड कलर से मिलता जुलता आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये अम्ल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के आते हैं तो भाई अम्ल होता है। तो आपको हमने यहाँ पे कुछ ये प्रयोग करके दिखाए हैं, ठीक है। एक चलिए दूसरा इंडिकेटर लेके आपको प्रयोग करके दिखाते हैं, इसको फिर हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, तो इसको हटाना ही पड़ता है भाई, ये थोड़ी समस्या रहती है इसकी। तो यहाँ पे चलिए दोबारा ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं, एसिड का ही कर रहे थे, HCl का हो गया है, एसिटिक एसिड का हो गया है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं। चलिए लीजिए नाइट्रिक अम्ल। अब हम इंडिकेटर दूसरा लेने वाले हैं, तो इंडिकेटर दूसरा लेंगे हम, फिनाप्थलीन लें, फिनाप्थलीन लेंगे इस बार।
ठीक है, फिनाप्थलीन लेंगे इस बार। क्या दिक्कत है? एसिड लो भाई, एसिड नहीं लिया था है, HNO3 लिया था। अरे बस करो बहुत हो गया। थोड़ा ये जल्दी ले लिया है, टाइम कम खर्च हो। और यहाँ फिनाप्थलीन ले लिया ये। अभी ये फिनाप्थलीन के बारे में पता होना चाहिए क्या प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। चलिए फिनाप्थलीन पर। तो ये फिनाप्थलीन जो है में ये हल्का ऐसा कलर आ रहा है, देखो भाई, ठीक है। तो फिनाप्थलीन का आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी चाहिए कि फिनाप्थलीन क्या कह रहा था। फिनाप्थलीन में अगर अम्ल है तो कैसा रंग आएगा, और अगर क्षार है तो कैसा रंग आएगा। तो देखिए लगभग हल्का येलो कलर आ जा रहा है, ठीक है। और अगर क्षार से एक बार क्रिया करा देते हैं तो कैसा कलर आएगा। तो चलिए एक बार क्षार से भी क्रिया करा के देखते हैं। ये जो है इस बार बेस लेते हैं, KOH ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको नहीं लेना था, इंडिकेटर को लेना है, फिनाप्थलीन। चलिए इसको मिला देते हैं एक बार, तो ये कुछ कलर्ड आ जाएगा। तो ये क्षार में देखो कलर उन्होंने कहा था कलर ऐसा आएगा, ठीक है, रेड से मिलता जुलता आएगा ये फिनाप्थलीन के मध्य का। और उसमें तो कलर लेस रहेगा, या हल्का बहुत हल्का हल्का येलो आएगा, या कलर लेस रहता है किसमें, अम्ल में। तो स्टेटमेंट एक बार आपको दिखा दें। चलिए इसमें स्टेटमेंट हम आपको दिखा देते हैं क्या इन्होंने कही थी। किसमें फिनाप्थलीन क्या स्टेटमेंट थी, तो उसको दिखा देते हैं एक बार यहाँ पे। तो ज्यादा सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरी बात इसको लेकर के, ठीक है। तो चलिए, तो इक्यावन पेज नंबर था, वहीं पे पहुंचते हैं। ये तो अभी 35 है, 45 है, 46 है, ये निकल गया है 58 57, यही है। देखो ये है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये है किसी परक नली के 1/4 भाग को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लीजिए, इसमें रंग नोट कर लीजिए, फिनाप्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कर लीजिए, और फिर इसमें 2-3 बूंद अम्ल मिलाइए, ठीक है। तो 2-3 अम्ल बूंद मिलाएंगे तो ये अम्ल में इन्होंने कहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। बूंद मिलाइए, क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है, तो विलयन कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनाप्थलीन कैसा रंग देगा, ऐसा गुलाबी देगा। और इसके विपरीत विलयन अम्लीय है तो कोई रंग नहीं देगा। एक तरीके का हमें वो सही से समझ में नहीं आ रहा था, बीकर में येलो नहीं था, वो वैसा ही था जैसा दिख रहा था। तो ये रंगहीन रहता है, ठीक है। तो रंगहीन किसमें रहता है, ये जो है विलयन अगर अम्लीय है तो, और ऐसा गुलाबी आ जाता है तो फिर ये किसमें है, तो वो क्षार है। तो यहाँ से ये चीज स्पष्ट हमने कर दी है बिल्कुल, ठीक है। चलिए धन्यवाद आज के लिए। जय जय।